A very good morning to all of you. Welcome to दिशा ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम. अभी तक के लेक्चर में हमने देखा कि अंडर जनरल लोडिंग कंडीशन कितने नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, टू डायमेंशनल कंडीशन में कितने इंटरनल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं. उसके बाद हमने देखा था कि फाइनली स्ट्रक्चर में नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस ही रह जाता है. उसके बाद मैंने बताया था आपको स्ट्रेस टेंसर क्या होता है, साइन कन्वेंशन बताया था. स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस में हम साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं, कैसे लेते हैं साइन. उसके बाद स्ट्रेस टेंसर में मैंने आपको बताया था कि ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होती है और ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है स्ट्रेस कंपोनेंट्स को दिखाने के लिए, जिसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाते हैं. उसके बाद एक चीज रह गई थी कि मैं स्ट्रेस का ये डिफाइन करना चाह रहा था कि स्ट्रेस, एक क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेस वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है. तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रेस क्या है, एक्चुअली वेक्टर है या स्केलर है. एक्चुअल में स्केलर स्ट्रेस जो हमारा होता है ये ना तो ये स्केलर होता है, इट इज नाइदर स्केलर नॉर इट इज वेक्टर, क्योंकि ऑल्दो स्ट्रेस में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना ही इनफ नहीं है. इसके लिए एक तीसरी चीज और होनी चाहिए कि दो स्ट्रेसेस का अगर हम समेशन करें तो उनका जो सम आए वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फुलफिल करे. बट स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है, स्ट्रेस में मैग्नीट्यूड भी है और स्ट्रेस में डायरेक्शन भी है. बट अगर हम दो स्ट्रेसेस का समेशन करें यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो वो हमारा जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं होगा. उसी रीजन की वजह से स्ट्रेस को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते हैं. स्केलर तो ये है ही नहीं, वेक्टर भी नहीं कह सकते हैं. और अब ये देख लेते हैं, एक चीज और ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, इन दोनों में, स्ट्रेस और स्ट्रेन में फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है. तो क्योंकि स्ट्रेन जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है और स्ट्रेस हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है. अब ये क्यों है, स्ट्रेन फंडामेंटल क्वांटिटी और स्ट्रेस क्यों नहीं है? इसका रीजन ये है कि जो स्ट्रेन है उसको हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग एक्सटेंसोमीटर, बट स्ट्रेस इज अ डिराइव्ड कॉन्सेप्ट. स्ट्रेस जो हमारा होता है इट इज अ डिराइव्ड कॉन्सेप्ट. ये डिराइव्ड कॉन्सेप्ट है, इसको हम अपने फॉर्मूले से ही डिराइव कर सकते हैं, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं. इट इज अ डिराइव्ड कॉन्सेप्ट. मैंने बताया था स्ट्रेस इक्वल टू रिटायर्ड रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया न्यूटन पर एमएम मीटर स्क्वायर इक्वल टू पास्कल. ये बोलते हैं एक ही चीज है. तो स्ट्रेस को हम डिराइव कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते. बट स्ट्रेन को हम यूजिंग एक्सटेंसोमीटर और स्ट्रेन गेज, स्ट्रेन बाय यूजिंग एक्सटेंसोमीटर, इसको कहीं पे नोट्स में लिख भी लेना, बाय यूजिंग एक्सटेंसियोमीटर और स्ट्रेन गेज भी एक चीज, स्ट्रेन गेज से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी मटेरियल में कितना स्ट्रेन आया. यूजिंग एक्सटेंसियोमीटर और स्ट्रेन गेज हम लोग फाइंड कर सकते हैं. इसलिए हमारा जो स्ट्रेन है ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और स्ट्रेस जो है वो डिराइव्ड कॉन्सेप्ट है. तो ये दो चीजें भी आप लिख लीजिए. पर आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, अपना ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में डिफाइन करने जा रहा हूं माइल स्टील का. ये जो है ये माइल स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल स्टील. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल स्टील. तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल स्टील का ये जो कर्व हम बना रहे हैं का यूज क्या है. एक्चुअली हम किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी उसके स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व से इजीली देख सकते हैं, इसलिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल स्टील का बना रहे हैं. दूसरी चीज की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को डिफाइन बताने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि है ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन. पहले हम ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन देख लेते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन देख लेते हैं. उसके बाद इस कर्व को समझने में हमें आसानी होगी. तो पहले हम देख लेते हैं कि ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन होता क्या है. सपोज ये कोई बार है, ये सपोज कोई बार है और ये इसकी जो लेंथ है ये L0 है, ये L0 लेंथ है.
और यहां पे हमने फोर्स लगाया, पी फोर्स लगाया, सपोज इधर भी पी फोर्स लगाया, तो ये जो एल नॉट है ये मार्किंग लेंथ है, इसको हम गेज लेंथ भी बोलते हैं। ये हमने बार में जस्ट मार्क कर रखा है, इसलिए इसको मार्किंग लेंथ बोलते हैं या गेज लेंथ भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज मार्किंग लेंथ और गेज लेंथ। तो ये मार्किंग लेंथ और गेज लेंथ हम इसलिए देते हैं कि जब हम इस बार को पुल करेंगे तो बार में इलोंगेशन कितना होगा उसको हम इस गेज लेंथ के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे। जब इस बार को हम पुल करेंगे तो इसमें जितना इलोंगेशन होगा हम उसको मार्किंग लेंथ और गेज लेंथ के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे, इसलिए हम गेज लेंथ देते हैं। अब सपोज हमने बार को पुल किया और ये सपोज एक और डायग्राम बनाया था, ये एल नॉट लेंथ है, ये एल नॉट लेंथ है, हमने बार को पुल किया, सपोज यहां में इसका इलोंगेशन इसमें अल्फा आ गया और यहां से इसमें इलोंगेशन बीटा आ गया, ये इसमें इलोंगेशन आ गया, और ये जो एल नॉट है ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, और सपोज इसका जो एरिया है वो ए नॉट है। तो पहले तो ये कहीं पे लिख लीजिए कि एल नॉट इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ और ए नॉट इज इक्वल टू ओरिजिनल एरिया। तो अगर मैं बोलूं कि इस बार का स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होगा, तो इस बार का जो स्ट्रेस होगा P अपॉन ए नॉट। तो ये जो फोर्स है और ये जो ए नॉट है, ये ए नॉट जो है ये ओरिजिनल एरिया है, और अब जब हमने इसको इलोंगेट किया, बार को पुल किया और वो इलोंगेट हुआ तो उसका लेंथ बढ़ जाएगा और एरिया जो है लेटरल डायरेक्शन में जो एरिया है वो उसका कम हो जाएगा। तो सपोज इसको लेंथ करने के पुलिंग आफ्टर पुलिंग इलोंगेशन के बाद इसकी जो लेंथ है वो एल हो गई, टोटल लेंथ एल हो गई, और इसका जो अब एरिया रिमेनिंग है वो अब ए रह गया। आफ्टर पुलिंग एरिया जो है उसका लेटरल डायरेक्शन कम हो जाएगा और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन स्ट्रेच आउट हो जाएगी, तो इलोंगेट हो जाएगी। तो इसको ये इसकी लेंथ एल हो गई और एरिया ए हो गया। तो मैंने उसके बाद मैंने इसको फिर पुल किया, इतना करने के बाद मैंने इसको फिर पुल किया, इतना इलोंगेट करने के बाद सपोज मैंने इसको फिर पुल किया और अब मैं इसका स्ट्रेस निकालने जा रहा हूं। मैंने फिर से देख लीजिए एक बार, ये एक बार है, एल नॉट इसकी लेंथ है, गेज लेंथ है, जिसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे आफ्टर पुलिंग बार में कितना इलोंगेशन हुआ। बार को हमने पुल किया, तो बार को जब पुल किया तो उसकी लेंथ एल नॉट से बढ़कर एल हो जाएगा, एल हो गई, और जब लेंथ एल हो गई और अब हमने इस एल लेंथ होने के बाद हमने फिर इसको पुल किया और फिर हम इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका स्ट्रेस निकाल रहा हूं, ये स्ट्रेस में निकाल रहा हूं, तो मेरे को क्या करना चाहिए, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स क्या है, P डिवाइडेड बाय एरिया। कौन सा एरिया, मैं ये एरिया नहीं ले रहा हूं, मैं ओरिजिनल एरिया ले रहा हूं, ए नॉट। एक्चुअल में करना तो मुझे ये था, पुल डिवाइडेड बाय एरिया, बट हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है और इस स्ट्रेस को हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। और ये जो कर्व हम बनाने जा रहे हैं ये पूरा का पूरा कर्व इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। दिस कर्व इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। उसके बाद अगर कोई बोले कि ट्रू स्ट्रेस, तो हमारा जो ट्रू स्ट्रेस होगा वो ये होगा, पुल P डिवाइडेड बाय एरिया एट दैट इंस्टेंट जब हमने उसको खींचा, तो P अपॉन ए। ये जो है हमारा ट्रू स्ट्रेस है और ये हमारा ट्रू इंजीनियरिंग स्ट्रेस है। यहां पे लिख लीजिए, दिस इज नोन एज इंजीनियरिंग स्ट्रेस, और ये जो है हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेन है, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। दिस इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेन। अब इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड दिस इज ट्रू स्ट्रेस। अब सिमिलरली इसी लॉजिक से हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन होता क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ,
अल्फा प्लस बीटा अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये लेंथ नहीं, ओरिजिनल लेंथ एल नॉट, ये होगा ओरिजिनल लेंथ। ये हमारा हो जाएगा इंजीनियरिंग स्ट्रेन। सिमिलरली ट्रू स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ एट दैट इंस्टेंट। तो एट दैट इंस्टेंट में लेंथ क्या थी, एल, तो ट्रू स्ट्रेन हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन एल। तो ये चारों चीजें आप लिख लीजिए। ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेन। और ये जो हमारा कर्व है ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, और ये जो यहां से ऊपर चला गया ये हमारा ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। ट्रू स्ट्रेस को हम सिग्मा से और स्ट्रेन को साई से नोट करते हैं, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। एक्चुअली क्या होता है, हम किसी भी मटेरियल को उसके इलास्टिक लिमिट तक ही स्ट्रेच करते हैं। इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेच करने का लॉजिक ये रहता है कि उसके बाद अगर हम उसको छोड़ेंगे तो उसका जो लोडिंग कर्व हुआ था हमारे स्ट्रेच करने पे, छोड़ने के बाद उसका अनलोडिंग कर्व भी लोडिंग कर्व को ही फॉलो करता है। तो इसलिए हमारा जो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये यहां तक सेम ही रहता है, और मटेरियल को ज्यादातर हम स्ट्रेच करते हैं कहां तक, इलास्टिक लिमिट तक। इसीलिए हमारा हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन पे माइल्ड स्टील को ड्रॉ करते हैं। ये इसका लॉजिक है। और अब इसके आप इतना नोट कर लिया होगा। अब इसके डिफरेंट पॉइंट है, ए बी सी डी ई एफ। अब ये पॉइंट आप एक बार लिख लीजिए कि ये ए बी सी डी ई एफ है क्या। तो ए पॉइंट जो है इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ए पॉइंट इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट, बी इज नोन एज इलास्टिक लिमिट, सी इज नोन एज अपर यील्ड पॉइंट, ए इज प्रोपोर्शनल लिमिट, बी इज इलास्टिक लिमिट, C is upper yield point, D is lower yield point, upper yield point, D lower yield point, D lower yield point। EF जो है हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग जोन होता है, और G जो है वो फ्रैक्चर जोन होता है। EF हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग जोन होता है, मतलब बिगिनिंग ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग, और F जो है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट हो जाता है, और G में हमारा फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है। तो ये सब लिख लीजिए आप। तो जो E पॉइंट है ये बिगिनिंग ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग है, E इज अ बिगिनिंग ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग, E is a beginning of strain hardening, F जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है, और G हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है। F is a ultimate stress point, और G जो है हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा मटेरियल होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाने का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज को हम इस कर्व से इजीली पढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हमें डिफाइन करता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। दूसरा मैंने बताया कि किसी मटेरियल को हम विद इन इलास्टिक लिमिट तक ही उस पर फोर्सेस लगाते हैं ताकि उस पर परमानेंट सेट जो होता है डिफॉर्मेशन उसमें ना आए। इसलिए हमारा जो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो विद इन इलास्टिक लिमिट तक एक जैसा ही रहता है। और तीसरी चीज मैंने आपको बताई, एक चीज और मैंने आपको बताना चाह रहा था कि स्टील हमारे पास दो टाइप के होते हैं। तो होता है स्ट्रक्चरल स्टील और दूसरा होता है हमारे पास रेइनफोर्समेंट स्टील। तो स्ट्रक्चरल स्टील जो होता है आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में जो गर्डर होते हैं, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, वो सारे हमारे स्ट्रक्चरल स्टील में आते हैं। और ये जो हमारा माइल्ड स्टील है ये रेइनफोर्समेंट स्टील में आता है। जैसे माइल्ड स्टील हो गया, HYSD बार हो गई और TMT बार हो गई, तो ये सारे हमारे रेइनफोर्समेंट स्टील में आते हैं। तो अब पहले देख लेते हैं इसमें ये जो जोन OA और ये जो थीटा है ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। दिस थीटा इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो पहले देख लेते हैं जोन हमारा OA जो है,
ओ ए, सॉरी ये है ओ ए जोन, ये है यहां पे जोन ओ है। तो जोन ओ ए हम देख लेते हैं एक बार कि जोन ओ ए क्या है। पहला जोन जो है वो जोन ओ ए है, जोन ओ ए। अब देखो जोन ओ ए में दो खास बातें हैं। पहली तो ये है कि जोन ओ ए में स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस जो हमारा है, ये सिग्मा जो है ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस जो हमारा है वो प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। दिस इज स्ट्रेन, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो पहली खास चीज जो इसमें है वो है स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मीन्स हमें दिख रहा है कर्व से भी कि ओ ए हमारा लीनियर जोन है, तो लीनियर जोन होने की वजह से स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू, यहां पे एक कांस्टेंट आएगा ई, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये जो कांस्टेंट आया है इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ओए जोन में हमारा जो कर्व होता है वो लीनियर रहता है, और लीनियर रहने की वजह से स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और ई जो है हमारा जो कांस्टेंट यहाँ पे आया, इसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। पहली खास चीज तो ओए जोन की ये है। दूसरी खास चीज ये है कि जब हम किसी मटेरियल को पुल करते हैं तो ओए जोन में ऐसा नहीं होगा कि हमने मटेरियल को पुल किया, उसका वॉल्यूम इस तरह से बढ़ा, उसका वॉल्यूम इस तरह से बढ़ा जैसे कि ओरिजिनल वॉल्यूम रहा हो। ऐसा नहीं होता है। जैसे सपोज ये मटेरियल है, इसको हमने पुल किया तो इसका जो वॉल्यूम है जो अभी है और पुल होने के बाद है, वो ऐसा नहीं होता है ओए जोन में कि पुल होने के बाद जो दोनों वॉल्यूम है, इनिशियल और फाइनल आफ्टर इलॉन्गेशन, वो दोनों सेम रहे। ये नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि पुल करने के बाद जो इसका एरिया हो जाता है, जैसे सपोज इसका ओरिजिनल, सपोज ये कोई बार है, सपोज ये जो दूसरी खास बात है वो ये है इसमें ओए जोन में, सपोज ये कोई बार है, इसकी लेंथ एल नॉट है और एरिया इसका ओरिजिनल एरिया ए नॉट है। हमने इसको इलॉन्गेट किया तो बार की लेंथ हो गई एल और इसका जो एरिया है वो अब ए हो गया। तो इसका जो वॉल्यूम है और इसका जो वॉल्यूम है दोनों अलग अलग होंगे। तो ये जो वॉल्यूम है आफ्टर इलॉन्गेशन इज मोर देन द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बार। तो एल ए जो है, एल ए इज ग्रेटर देन, एल ए इज ग्रेटर देन ओरिजिनल एल नॉट ए नॉट, दैट इज फाइनल वॉल्यूम आफ्टर इलॉन्गेशन। ये जो वॉल्यूम है इज ग्रेटर देन द इनिशियल वॉल्यूम। तो ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह से बाल स्ट्रेच आउट हुई कि वॉल्यूम हमारा सेम ही रहा। तो ये है कि वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन जो है हमारा वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू टेंशन। ये जो पुल हम लगा रहे हैं ये हम टेंशन फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे कंप्रेशन की बात नहीं हो रही है, जो भी हो रहा है टेंशन में हो रहा है, ड्यू टू टेंशन। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन ऑलवेज चेंजेस। ये जो हमारा ओए जोन है, वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन ऑलवेज चेंजेस ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेस। यहाँ पर शियर स्ट्रेस की वजह से कोई भी वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन में चेंजेस नहीं आ रहे। तीसरा, ये भी कहीं पर लिखना हो तो लिख लेना, वैसे छोटा सा पॉइंट है ये, इसको लिख ही लेना कि जो वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन है, वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन चेंजेस, वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन चेंजेस ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेस, ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेस। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ शियर स्ट्रेस। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन चेंजेस ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस यहां पर वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल है। शियर स्ट्रेस की वजह से होता भी वैसे कम ही है। वैसे अगर इलॉन्गेशन होता तो मतलब टेंशन में बोल रहा हूं ना, पुलिंग फोर्स है। शियर स्ट्रेस होता तो बॉडी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, ये पुलिंग फोर्स है। ये जो इसमें पुल किया होगा हमने, ये नॉर्मल स्ट्रेस ही था। अब दूसरा जोन देख लेते हैं हम, एडी। एडी जोन जो है, एक्चुअल कर्व अगर हम देखेंगे कभी माइल्ड स्टील का, तो ये सारे पॉइंट ए बी सी डी ये सारे ना लगे होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस इनमें। यहाँ पे तो मैंने इसको इलाज करके दिखाया बड़ा करके, एक्चुअल में होते बहुत नजदीक एक दूसरे के। तो यहाँ पे हमको अलग अलग चीज पॉइंट बताने थे, बी क्या है सी क्या है, इसलिए मैंने ऐसे बताया। एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ये सारे के सारे पॉइंट बहुत क्लोजर होते हैं। तो अब देख लेते हैं दूसरा हमारा एडी जोन। एडी जोन
पॉइंट है, पहले उसको देखते हैं, उसको हम इलास्टिक लिमिट पॉइंट बोलते हैं। तो इलास्टिक लिमिट क्या होता है कि लोडिंग कर्व, अगर हमने किसी चीज को लोड किया और छोड़ा, तो जो लोड करते समय जो हमारा कर्व उसने फॉलो किया था, अनलोड करते समय भी वही कर्व को फॉलो करेगा। दैट इज लोडिंग कर्व इज इक्वल टू अनलोडिंग कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट। तो बी पॉइंट जो है हमारा, ये इलास्टिक लिमिट, इसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। और ये जो ए पॉइंट है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। यहां पे मैंने दो खास बात बताई कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन इंक्रीजेस ड्यू टू टेंशन। अब ये बी पॉइंट देख लेते हैं कि जोन एडी, इसको एक साथ ही लिखते हैं जोन एडी। मैं अलग अलग पॉइंट आपको बताऊंगा कि बी क्या है, सी क्या है, डी सब अलग बताऊंगा, पर जोन इसको एडी लिख लेते हैं। तो जोन एडी में जो बी पॉइंट है, दिस इज इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मीन्स देयर बाय कि दैट if a material is loaded up to point B, that is if a material is loaded up to elastic limit, and if we left loading it, then it will follow the same curve as it has followed during loading, means loading curve is equal to unloading curve. ये भी इलास्टिक लिमिट है। अब जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे ये हमारा होता है अपर यील्ड पॉइंट। इसमें अगर लिखना हो तो लिख लेना इलास्टिक लिमिट में, भाई इतना ही लिखना है इसमें कि लोडिंग कर्व इज इक्वल टू अनलोडिंग कर्व, और इसमें कुछ नहीं लिखना। सी अब देख लेते हैं सी पॉइंट क्या है। सी जो हमारा पॉइंट है, ये अपर यील्ड पॉइंट। ये सपोज मैं आपको अच्छी बताना चाह रहा हूं, यहां पे ये आप देखना, बी और सी पॉइंट का जो डिफरेंस है वो आप यहां पे देखना कि सपोज ये मटेरियल था और मैंने इस पे जो स्ट्रेस लगाया वो डेल्टा सिग्मा लगाया, इतना इस पे स्ट्रेस लगाया, और इस पे जो स्ट्रेन आया वो इतना आया। बी पॉइंट तक मैंने बोला कि हमारा जो कर्व है वो विद इन इलास्टिक लिमिट है। अब सपोज इतना ही स्ट्रेस मैंने यहां पे लगाया और इसमें जो स्ट्रेन आया वो इतना आया, E1 इसको बोल देते हैं। तो हमारा जो स्ट्रेन है डेल्टा psi1 इज ग्रेटर देन, अभी बताओ ये वाला स्ट्रेन जो हमारा आया उतना ही स्ट्रेस हमने यहां लगाया और उतना ही स्ट्रेस हमने यहां लगाया, बट यहां के केस में स्ट्रेन हमारा ज्यादा आ गया और यहां के केस में स्ट्रेन हमारा कम आ गया। इसका रीजन कर्व से ही दिख रहा है कि यहां तक हम लीनियर पोर्शन रहा और यहां पे हमारा कर्व जो है वो फ्लैटर हो गया। तो जैसे हम फ्लैटर की तरफ जाते हैं तो बॉडी में जो डिफॉर्मेशन है, इलोंगेशन है, वो होना बहुत आसान हो जाता है। तो यहां से दिख रहा है कि इलास्टिक लिमिट के बाद बॉडी में मटेरियल में, ये जो स्टील है, स्टील मटेरियल में इलोंगेशन होना आसान हो गया है। बी पॉइंट के बाद यहां पे दिख रहा है कि एज द कर्व इज बिकमिंग मोर एंड मोर फ्लैटर, द स्ट्रेस इंड्यूस्ड अर्लियर कॉजेज मोर इलोंगेशन, मोर स्ट्रेन इन द बॉडी देन अप टू पॉइंट बी। तो बी पॉइंट के बाद जो स्ट्रेन बॉडी में आ रहा है दैट इज मच मोर देन द स्ट्रेन प्रीवियस देन द स्ट्रेन बिफोर पॉइंट बी। बिफोर पॉइंट बी से का जो स्ट्रेन है वो कम है और आफ्टर पॉइंट बी का जो स्ट्रेन है वो ज्यादा आ रहा है सेम स्ट्रेस अप्लाइड करने पे। तो ये हमने देखा। तो सी पॉइंट जो होता है हमारा अपर यील्ड पॉइंट है। अब अपर यील्ड पॉइंट को इस तरह से समझते हैं कि सपोज कोई रेसलर है और उसने कोई वेट 500 किलो सपोज उठाया, तो एक झटके से उसने वेट उठाया, तो झटके से उठा लेना अलग बात है, पर उसको ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा ऊपर। झटके से उसने 500 किलो उठाया पर ज्यादा देर तक उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, मतलब रोक नहीं पाएगा। तो सेम चीज यहां पर भी हो रही है अपर यील्ड पॉइंट सी पे भी। यहां पे जो मटेरियल है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस अचीव कर रहा है। क्या सी पॉइंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जा रहा है, सी पॉइंट पे एकदम से बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जा रहा है, बट स्ट्रेस जैसे ही मटेरियल इतना ज्यादा अचीव कर रहा है तुरंत लोअर यील्ड पॉइंट आ जा रहा है, स्ट्रेस ड्रॉप आउट हो जा रहा है। स्ट्रेस जो है हमारा ड्रॉप आउट हो जा रहा है डी पॉइंट पे,
और ये जो डी पॉइंट पे स्ट्रेस हमारा ड्रॉप आउट हुआ है, इसको जो हम बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, यही एक्चुअली हम आरसीसी में ही पढ़ने जाते हैं, इसको एफ वाई बोलते हैं। इसके रिस्पेक्ट में जो स्ट्रेस हमारा मटेरियल में आया दैट इज नोन एज एफ वाई। ये एफ वाई स्ट्रेस होता है दिस। तो यहां तक आप लोग लिख लीजिए, दो चार बातें हैं कि एडी में एक तो ये लिख लिया होगा आपने, इलास्टिक लिमिट इज अ पॉइंट बिफोर विच इफ द मटेरियल इज अनलोडेड, सेम होता है, ये मैं बता चुका हूं। दूसरा बिफोर प्रोपोर्शनल लिमिट, बिफोर जो प्रोपोर्शनल लिमिट है हमारा, स्ट्रेन इंक्रीजेज एट अ ग्रेटर रेट। और तीसरा स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट सी। हाँ, जो ये स्ट्रेस मैंने कहा था कि यहाँ पे ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, इसी स्ट्रेस को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्ट्रेस। ये ट्रांजिएंट स्ट्रेस है क्योंकि बॉडी ज्यादा मटेरियल ज्यादा देर तक इसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ट्रांजिएंट स्ट्रेस। या इसको हम बोलते हैं टेम्पररी स्ट्रेस, टेम्पररी स्ट्रेस। और ये जो डी मैंने बताया एफ वाई, इसको हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। तो किसी भी मटेरियल का जो हम आरसीसी में ही पढ़ेंगे, यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस स्ट्रेस। तो इसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, यील्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल। और ये जो डीई जोन है, अब हमारा जोन आ गया जोन डीई। ये जो हमारा जोन डीई जोन है, इसको हम प्लास्टिक जोन बोलते हैं क्योंकि आप देख सकते हो कि डीई जोन में सेम स्ट्रेस में ज्यादा इलॉन्गेशन हो रहा है, तो एज इफ मटेरियल इज फ्लोइंग, ऐसा लगता है कि जैसे मटेरियल फ्लो कर रहा है। तो जोन डीई को हम प्लास्टिक जोन बोलते हैं। जोन डीई इज नोन एज द प्लास्टिक जोन, जोन डीई इज नोन एज द प्लास्टिक जोन। यहां पे जो डी पॉइंट है, यहां तक मैंने आपको बताया था कि अभी तक जो हमारा इलॉन्गेशन हुआ था मटेरियल में, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन जो चेंज हुआ था नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से हुआ था, इलॉन्गेशन भी नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से हुआ था। डी पॉइंट के बाद एक खास चीज होती है कि इलॉन्गेशन ऑफ मटेरियल इज ड्यू टू स्ट्रेस होता है, नॉर्मल शियर होता है, सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से नहीं, ड्यू टू शियर होता है इलॉन्गेशन ऑफ मटेरियल। हेंस वॉल्यूम चेंज डजंट अकर। मैंने बताया था कि वॉल्यूम चेंज तभी हो रहा था जब हमारा नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा था। तो यहाँ पे कोई नॉर्मल स्ट्रेस नहीं लग रहा है डी पॉइंट के बाद, तो डी पॉइंट के बाद वॉल्यूम चेंजेस नहीं होंगे, बट जो इलॉन्गेशन हो रहा है दैट इज ड्यू टू शियर स्ट्रेस डी पॉइंट के बाद। तो ये डीई प्लास्टिक जोन आपने लिख लिया होगा, एज इफ मटेरियल इज फ्लोइंग, ये मैंने बता दिया है। ईएफ जो होता है हमारा जोन ईएफ, ये होता है हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। जोन ईएफ इज नोन एज द स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। जोन ईएफ इज नोन एज स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। जोन ईएफ स्ट्रेन हार्डनिंग जोन मतलब कि अब अभी तक हमारा मटेरियल क्या बोल रहा था कि सेम स्ट्रेस पे इलॉन्गेशन हो रहा था, स्ट्रेन आ रहा था बॉडी में सेम स्ट्रेस पे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मटेरियल फ्लो हो रहा हो। बट ईएफ ई पॉइंट के बाद फ्री में नहीं हो रहा है इलॉन्गेशन, अब मटेरियल कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस देने लग जाएगा, मटेरियल कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट स्ट्रेस। तो हम ईएफ को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। ईएफ इज नोन एज स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। मीन्स यहां पे हम कर्व से देख सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेन बढ़ाने के लिए स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए, और मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है अगेंस्ट स्ट्रेस, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। और ये जो रेजिस्टेंस मटेरियल ये जो रेजिस्टेंस मटेरियल में आ रहा है स्ट्रेस देने में, स्ट्रेन कम बढ़ रहा है, ये जो रेजिस्टेंस, इसका मतलब है कि मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है अगेंस्ट स्ट्रेस। और बट इसका कोई रीजन तो होगा कि अभी तक फ्लोइंग कंडीशन था, एकदम से इसने रेजिस्टेंस देना शुरू कर दिया। दिस इज ड्यू टू द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। इसको आप लिख सकते हैं ईएफ जोन में नोन एज स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, एज मैंने दिखवाया भी था पहले, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, हार्डनिंग जोन, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। और इसमें खास बात क्या है कि खास बात इसमें बस यही है कि मटेरियल जो है रेजिस्टेंस देने लग जाता है, और इसका रीजन सबसे खास है कि ड्यू टू द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ड्यू टू द चेंजेस इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल,
और यही है मटेरियल स्टार्ट ऑफरिंग रेजिस्टेंस। बस 2 पॉइंट लिख लीजिए इसमें। मटेरियल स्टार्ट ऑफरिंग रेजिस्टेंस, मटेरियल स्टार्ट ऑफरिंग रेजिस्टेंस। और दूसरी खास बात यही है कि रीजन क्या है, रीजन इज ड्यू टू changes in the crystalline structure of material, due to changes in the crystalline structure of, due to change, राइटिंग समझ नहीं आ रही, मैं बोल भी रहा हूं, due to changes in the crystalline structure of material। उसके बाद EF के बाद जो F पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। F पॉइंट इज नोन एज अपर यील्ड पॉइंट। और FG, अब रीजन हमारा आ जाता है FG, तो जोन EF हो गया, रीजन FG। तो रीजन FG को हम नेकिंग जोन भी बोलते हैं। यहां पर रीजन FG इज ऑल्सो नोन एज, अचानक एक जोन ऐसा आ रहा है रीजन FG कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन है मटेरियल का वो एकदम से घट रहा है, तो इस वजह से इसको नेकिंग जोन बोलते हैं। तो स्ट्रेस क्या हो रहा है, एकदम से कम हो रहा है। तो मैंने बताया था रीजन FG पहले लिख लीजिए, FG इज नोन एज रीजन FG, रीजन FG इज नोन एज नेकिंग रीजन। नेकिंग, इसको रीजन ही नेकिंग बोल देंगे। रीजन FG इज नोन एज नेकिंग रीजन। तो FG जो रीजन है, अचानक एक जोन ऐसा आया कि क्रॉस सेक्शन बहुत तेजी से गिरने लग गया। FG जोन में क्रॉस सेक्शन बहुत तेजी से गिरने लग गया। तो ये जो क्रॉस सेक्शन बहुत तेजी से गिर रहा है, इसकी वजह से नेकिंग हो रही है, क्योंकि ये लोग, और नेकिंग जो है ये एक लोकल इंस्टेबिलिटी है। ये जो नेकिंग होती है ड्यू टू लोकल इंस्टेबिलिटी, ये भी बताऊंगा मैं क्या हो रहा है एक्चुअली। लोकल इंस्टेबिलिटी, तो स्ट्रेस मैंने आपको बताया था, ट्रू स्ट्रेस मैंने आपको बताया था, इंजीनियरिंग स्ट्रेस आपको बताया, फोर्स अपॉन ओरिजिनल एरिया। की सपोज फोर्स था, ओरिजिनल एरिया हमने ओरिजिनल लिया था। तो मैंने बताया था कि पर्पस क्या था इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लेने का और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लेने का, क्योंकि विद इन इलास्टिक लिमिट तक दोनों ही एक जैसा बिहेव करते हैं, और मटेरियल को हम स्ट्रेच भी इलास्टिक लिमिट तक ही करते हैं। दूसरा ये था कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस में हम जो एरिया ले रहे थे वो ओरिजिनल एरिया ले रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल एरिया ले रहे हैं तो ओरिजिनल एरिया तो चेंज नहीं होने वाला, वो तो ट्रू स्ट्रेस के केस में हम चेंज कर रहे थे एरिया एट दैट इंस्टेंट लेके। तो यहाँ पे जब ओरिजिनल एरिया चेंज नहीं हो रहा है और हम कर्व से देख रहे हैं कि स्ट्रेस गिर रहा है, स्ट्रेस जो है ये गिर रहा है, तो स्ट्रेस अगर गिर रहा है और ये अगर कांस्टेंट चीज है, ये अगर कांस्टेंट चीज है, तो किसकी वजह से स्ट्रेस गिर रहा है? हमने फोर्स जरूर कम किया होगा, इसीलिए स्ट्रेस गिर रहा है। तो पुलिंग फोर्स हमारा कम हो रहा है, इस वजह से स्ट्रेस गिर रहा है। दूसरा, आप कर्व में देख सकते हैं कि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बढ़ रहा है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिर रहा है, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या बढ़ रहा है। तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मैंने क्या बताया था, ये भी P अपॉन एरिया एट दैट इंस्टेंट, एरिया एट दैट इंस्टेंट। तो ए नॉट जो है ओरिजिनल एरिया है, यहां से हमने देखा कि फोर्स हमारा गिर रहा है, फोर्स हमारा गिर रहा है, और हमने कर्व में देख भी लिया कि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन बढ़ रहा है, ये गिर रहा है, ये बढ़ रहा है, तो जरूर हमारा क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो बहुत ज्यादा गिर रहा होगा। तो ये जब बहुत ज्यादा गिर रहा होगा तो ही ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बढ़ रहा होगा। तो इस वजह से लोकल इंस्टेबिलिटी नेकिंग जोन इसको हम बोलते हैं, ये इसका रीजन है। अब दूसरा एक रीजन आपके मन में आ सकता है कि हमने पुलिंग फोर्स को कम क्यों किया। एक्चुअली हमारे जितने भी टेस्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था, स्ट्रेन हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेस हमारा डिराइव्ड कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सटेंशियोमीटर और स्ट्रेन गेज। तो हमारे जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे स्ट्रेन कंट्रोल टेस्ट होते हैं। हमको जो रेट ऑफ थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट हमारे लिए मैंडेटरी होता है कि हमें जो ये टेस्ट परफॉर्म करना है, ये स्ट्रेन का जो रेट है, स्ट्रेन का जो रेट है उसको हमने थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट रखना होता है। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रेन को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो हमारा एक्सपेरिमेंट ये फिजिबल नहीं है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। इसका लॉजिक यही है, इस फोर्स गिरने का लॉजिक ये है कि हम फोर्स को इसलिए गिरा रहे हैं ताकि जो हमारा स्ट्रेन है वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट रहे। रेट पर यूनिट टाइम, स्ट्रेन का गिरने का, स्ट्रेन का बढ़ने का रेट पर यूनिट टाइम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट बराबर रहे, इस वजह से हमें यहाँ पर फोर्स गिराना पड़ रहा है, वरना स्ट्रेन बहुत तेजी से गिरने लगेगा।
सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल से हम इसके आगे का देखेंगे। इसके आगे यही कर्व हम कंप्रेशन में भी देखेंगे। आज तो हमने टेंशन में देखा। और वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।